गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, कोट ऑफ द डे है मोस्ट पीपल कैन बेयर एडवर्सिटी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जो कहते हैं ना, मुसीबत तो मर्दानदा पहनती रहती है। मुसीबतें तो जो हैं वो आती रहेगी और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसीबतों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। बट इफ़ यू विश टू नो व्हाट अ मैन रियली इज, गिव हिम पावर। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन का दोस्त या फिर आपका सबसे जो आप एक कज़िन है जिसके साथ आपकी बहुत ही जमती थी बचपन में, जब बड़े हो गए उसके बाद अगर वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो गया या फिर हो गई और उस टाइम पर भी वो रिलेशनशिप आपके साथ जो बचपन में था वैसा ही है, कोडियल रिलेशनशिप, अगर ऐसा है तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाए, उसके बाद आपको उसका सही चेहरा जो है वो पता चलता है। और बहुत ही खूब बात बताई है रॉबर्ट ग्रीन इंगलसोल ने। वो लॉयर थे, अमेरिकन अमेरिकन लॉयर थे, राइटर थे, ओरेटर थे, और एक गोल्डन एज ऑफ फ्री थॉट चल रहा था। तो उस समय पर रॉबर्ट जो है वो काफ़ी फेमस हुआ है और उनको द ग्रेट एग्नोस्टिक भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम 9 नवंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। आई एम श्योर आप वेट कर रहे होंगे, बट आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। इसकी वजह से ये लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पर नहीं है। आपने देखा होगा कि दूसरे वीडियोस जो हैं वो भी चैनल पर नहीं आए हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था, तो 9th वाला आज हम अभी देख रहे हैं। इसके बाद आपको मिलेगा 10th नवंबर वाला वीडियो और उसके बाद आपको मिलेगा 11th नवंबर वाला वीडियो। तो बेसिकली ये तीनों जो पेंडिंग वीडियोस हैं, ये तीनों के तीनों द हिंदू एनालिसिस वीडियोस आपको एज सून एज पॉसिबल, ये दोनों आज ही मिल जाएंगे। ये वाला भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये भी आपको आज ही मिल जाए, ठीक है। तो व्हाट वी हैव ऑन आवर टेबल, हम बात करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पुलिसिंग के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडिया रशिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्टिस, व्हाट जस्टिस, राइट, जस्टिस क्या है न्याय, कहाँ है न्याय, इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। क्लाइमेट केओस, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। जनरल स्टडीज़ के पेपर्स आई एम श्योर आप देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो लेट मी टेल यू कि जनरल स्टडीज़ के जो पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ये सारे प्रश्न जो हैं वो याद होने चाहिए, राइट। ये सारे के सारे प्रश्न, ये काम जो है वो कोई टीचर आपके लिए नहीं करेंगे, राइट। करते भी हैं तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। आप खुद इन पेपर्स को पढ़िए, अपने पास रखिए और डोंट कीप ए डिजिटल कॉपी। ऐसा नहीं कि मेरे लैपटॉप में है, फिजिकल कॉपी भी होनी ही चाहिए आपके टेबल पर। और जितने भी पुराने पेपर्स हैं, आप जितने भी मिल सकते हैं, 5 साल के मिल सकते हैं, नहीं सारे के सारे मिल ही मीन्स अवेलेबल ही हैं। सारे पेपर्स जो हैं उनको आप एक फाइल लीजिए, ठीक है, फाइल, राइट। और इस फाइल में अच्छी तरीके से आप उनको रख दीजिए। जीएस पेपर 1, 2, 3 जिस हिसाब से आपको रखना है वैसे ईयर वाइज आप रख दीजिए। और फिर जब भी कोई टॉपिक पढ़े, चाहे वो मेरे वीडियो में हो, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हों, तो जो भी टॉपिक पढ़े तो आपको वो क्लिक हो जाना चाहिए कि चाहे ये इस टाइप का प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया था या फिर 2020 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीतिक के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे. Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics. क्लाइमेट चेंज वाला प्रश्न पूछा है, लेकिन उसका जियो पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो भारत ने अलग अलग जगहों पर क्या किया। फॉर एग्जाम्पल COP27 में भारत का क्या, COP26 में भारत का स्टैंड क्या था। जब मोदी जी ग्लासगो गए थे तो उस टाइम पर भारत ने क्या किया। उसके बाद की जो भी मीटिंग्स हुई उसमें भारत ने क्या किया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना। लेकिन अब आपको जियोपॉलिटिकल एंगल से इसको सोचना है,
क्योंकि भारत ने क्या किया इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। इंडिया चेंजिंग पॉलिसी, कैसे भारत की जो नीतियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के प्रति बदल रही है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। सोचिए, तो COP27 की समिट इजिप्ट में हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। कौन सा सिटी है, सिटी का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। तो इस COP27 समिट में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब ने क्या कहा? वी आर ऑन ए हाईवे टू क्लाइमेट हेल विद आवर फुट ऑन द एक्सीलरेटर। हम एक क्लाइमेट हेल की तरफ बढ़ता हुआ एक हाईवे है जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारा जो पैर है वो एक्सीलरेटर पर है। हम पूरी स्पीड से नर्क की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट के नर्क की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कोऑपरेट और पेरिश, या तो हम सब मिलकर काम करें एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्लाइमेट चेंज को रोके, या तो फिर हम एक साथ डूब जाएंगे। या तो हम एक साथ स्विम कर सकते हैं या तो फिर एक साथ डूब जाएंगे, सभी डूब जाएंगे। ये एक सिंपल मैसेज जो है वो उन्होंने ह्यूमैनिटी को दिया। हम जानते हैं कि जो अमीर देश हैं, रिच कंट्रीज हैं, उनकी एक रिलुक्टेंस है। ना तो वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, ना तो वो जो पैसे हैं, फंड उनको जो देना है, ना तो वो दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने क्या डिस्कस किया था, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, ये दोनों देशों ने मिलकर कितना CO2 एमिट किया है, एक आंकड़ा मैंने दिया था, याद आ रहा है? तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उनके पास पैसे आ गए, डेवलपमेंट हो गया, तो टेक्नोलॉजी और फंड ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन वो इतना जल्दी देने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, अब उनको भी कोयला यूज़ करना पड़ रहा है। अगर उनके पास वो टेक्नोलॉजी और पैसे आ जाए तो दे कैन डायरेक्टली स्विच टू, जैसे हमारे देश में क्या हुआ, BS4 चल रहा था, भारत स्टैंडर्ड 4 चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 5 में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायरेक्टली BS6 में जंप करो, तो वही हुआ, हम डायरेक्ट BS6 में आ गए। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं अगर फंड और टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की जाए तो। एक नई चीज़ COP27 में अनवेल हुई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम टॉकिंग विथ यू, राइट। ये एक नई चीज़ डेवलप की गई है, मीन्स एक नया इनिशिएटिव है ये। एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर द अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, इसका नाम है एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर द अर्ली वार्निंग्स ऑफ ऑल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर्स ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया है। इसमें क्या होगा, 2023 से लेकर 27 तक $3.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। PDF डाउनलोड करने के बाद आप इसको 2-3 बार आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसमें यह होगा कि कैसे क्लाइमेट जो बदलाव हो रहा है तो कैसे हम अपने आप को एडाप्ट करें और रेजिलियंस कैसे करें, तो ये चीज़ों की फैसिलिटीज़ जो है वो तैयार करने की बात है। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर द अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो है, तो ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि डिज़ास्टर रिस्क के साथ जुड़ी हुई नॉलेज, फोरकास्ट, राइट, अगर कोई कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ है पूरे प्लेनेट में, राइट, पूरी पृथ्वी पर, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम दी जाएगी। पहले से ही बताया जाएगा कि यहाँ पर से भूकंप आ सकता है, या फिर सुनामी आ सकती है, या फिर कोई जगह पर मोस्टली जो है वो स्टॉर्म्स और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एक्सेट्रा। और ये टाइमली अलर्ट्स जो हैं उनसे क्या होगा, वे सारे देश जिनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो अंडर प्रिपेयर्ड नेशंस हैं, तो उनको एक वक्त मिलेगा कि वो अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और कम से कम डैमेज हो। अब ये चीज़ जो है, दैट्स व्हाट एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर द अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इज ऑल अबाउट। दुनिया को अब क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल गुटरेस साहब ने ये बताया कि 2040 तक कोल जो है इसका इस्तेमाल हमें बंद कर देना है। अभी दुनिया के सबसे बड़े जो 2 कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो वन इज़ चाइना, उसके बाद भारत है, राइट। आज भी हमारी मेजॉरिटी एनर्जी जो है वो हम कोयले से पैदा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के आ जाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गए। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो किस सोर्स से यूज़ कर रहे हैं, दैट मैटर्स। तो ग्रीन ट्रांजिशन जो है वो आज की ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और जो बड़े बड़े पॉल्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, USA, दूसरे जो डेवलप देश हैं, तो इनको अब इस चीज़ को और ज़्यादा घसीटने की ज़रूरत नहीं है। पैसे और टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कीजिए, लेट्स पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिकली
कि छोटे से छोटा गरीब से गरीब देश है तो उनके पास भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की वो सारी सुविधाएं हों जो रिन्यूएबल हों। ऐसे स्टेप्स उठाएंगे तब जाकर हम इसको चेंज कर पाएंगे। दैट्स वाई मिशन लाइफ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। क्यूरियसली एजुकेशन इज प्राउडली सपोर्टिंग मिशन लाइफ, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन एक्शन लेगा तभी बदलाव आएगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेगी तभी बदलाव आएगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार या फिर गवर्नमेंट गुजरात एक्शन लेगी। नो, वो तो ले रहे हैं और जिस प्रकार से वो एक्शन ले सकते हैं वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, वो जो भी स्टेप्स उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट एट इंडिविजुअल लेवल। ये सिर्फ किसी देश की या किसी राज्य की फाइट नहीं है, ये हम सब की फाइट है। क्लाइमेट चेंज को रोकना जो है वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो या तो हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, पेड़ पौधे उगाए, पानी को बचाए, जो भी हम कर सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है छोटे बड़े लेवल पर, वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। पॉलिसिंग विथ टैलेंट, रिसोर्स शेयरिंग नॉट स्क्वॉबलिंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अक्टूबर में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई और इसमें यूनियन होम मिनिस्टर थे, कुछ राज्यों के होम मिनिस्टर्स आए, पुलिस चीफ्स आए, और इसमें यही था कि कैसे हम हमारे देश में जो पुलिसिंग है उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें, पुलिस सर्विसेज को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें, क्या क्या खामियां हैं, XYZ, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी थी। वेस्ट बंगाल जो है वो इसमें वेस्ट बंगाल ने अपने हाईएस्ट ऑफिशियल्स को इसमें नहीं भेजा। दिस इज़ द सैड पार्ट। मुझे लगता है कि पुलिस जो है एक ऐसी सेवा है, पहले तो मैं पुलिस जो कई बार हम यूज़ भी कर लेते हैं ये वर्ड, लेकिन पुलिस फोर्स जो है दैट इज़ नॉट द राइट वर्ड। ब्रिटिश एरा होता तो वी कैन से कि हाँ पुलिस फोर्स इज़ ओके, लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश में, एक ऐसा देश जो विकास की राह पर दौड़ रहा है या फिर चल रहा है और 2047 तक हमें एक डेवलप्ड देश बन जाना है, तो ऐसा देश जो है इसमें पुलिस फोर्स नहीं होनी चाहिए, पुलिस सर्विस होनी चाहिए। पुलिस जो है वो हमारे रियली में मित्र होने चाहिए। बचपन से ही क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे लोग जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो जाने अनजाने में क्या करते हैं, वो उनको डराते हैं कि मस्ती मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वरना पुलिस आ जाएगी। वो बचपन से ही उसके अंदर पुलिस का इतना ज़्यादा डर होता है कि वो पुलिस को देखकर बच्चे रोने लगते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सैड। पुलिस को देखकर बच्चे जो हैं वो मुस्कुराने चाहिए, उनको सेफ फील होना चाहिए। यहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा और पुलिस की एक्शन भी ऐसी होनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले मोदी साहब ने एक अपने स्पीच में ये कहा था कि वी नीड टू चेंज द यूनिफॉर्म। क्या हमें यूनिफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है, पुलिस के यूनिफॉर्म के कलर को या फिर उसकी पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है? तो इस पर भी मोदी साहब ने बताया कि आप अपने खुद के विचार जो हैं वो मुझे दीजिए। देश के लोगों को बताया था कि आप मुझे बताइए, और जो भी DGPs और ये इसी कॉन्फ्रेंस में शायद उन्होंने कहा था। अब क्या हो रहा है कि जो कोयम्बतूर में एक ब्लास्ट हुआ तो इस पर एक टग ऑफ वॉर होने लगा है। स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार का है, इसके ऊपर एक प्रश्न उठता है कि एक जगह पर ब्लास्ट हुआ तो डिमांड आ रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये सारी जांच दी जाए। तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि हम पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, उसके बाद हम चीज़ें जो हैं उनको ट्रांसफर। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर वर्सेस स्टेट जैसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही थी। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों पता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका विजन क्या था, वो देश को एक देश के तौर पर देख रहे थे, वो देश को अलग अलग राज्यों के तौर पर नहीं देखते थे, राइट। और वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर देश को तरक्की करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे और कोर्डियल होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से ये पैटर्न चल रही है, कुछ दशकों से, कि लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी पावर में है और किसी राज्य में अगर लेट्स से आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, जो भी है, यू कैन पुट इट अदर वे एज वेल, राइट। ये एक रफ एग्जांपल है समझने के लिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले यूपीए की सरकार थी और गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, तो उस टाइम पर भी यही था कि ये पॉलिटिकल राइवलरी जो है इसकी वजह से पूरे सेंटर स्टेट रिलेशन पर एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रही थी। एंड दिस इज बैड। देश के लोगों ने ही प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे एमपीज को सिलेक्ट किया, उसी देश के एक क्षेत्र के लोगों ने उस राज्य के सीएम और एमएलएज को सिलेक्ट किया। व्हेन आई से सिलेक्ट आई मीन टू से इलेक्ट, ऑफ कोर्स, राइट? आप इलेक्शन से हम इलेक्ट करते हैं। तो लोगों ने यह तय किया है अब ये दो पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ राइवलरी में है, तो इसकी इंपैक्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डाल रही है, विच इज नॉट गुड। ये दोनों पार्टीज की तरफ से देश के लोगों के साथ, राज्य के लोगों के साथ एक प्रकार का धोखा है कि आपका स्वार्थ जो है वो आप ऊपर रखते हैं, जो लोगों ने किया है, जो लोगों ने आपको वोट दिया उसका आप उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये रिलेशनशिप ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो उस समय पर इंडियन सिविल सर्विस, जो बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, और पहले जो इंडियन पुलिस थी वो बाद में आईपीएस हो गई, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, तो ये दोनों जो हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज, एज यू नो। हमारे देश में तीसरी भी एक ऑल इंडिया सर्विस है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, राइट? आईएफओएस जिसको कहते हैं। तो ये तीन ही ऐसी सेवाएं हैं जो ऑल इंडिया है, कि इसमें जो भी सिलेक्ट होते हैं तो उनको देश में किसी भी जगह पर उनकी पोस्टिंग जो है वो की जाती है, कैडर वाइज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, राइट? बाकी की जो पोस्टिंग जो हैं वो सेंट्रल सर्विसेज हैं। ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज, खास करके इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, उसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे उस टाइम पर, सरदार पटेल पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि इसको बंद करवा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं। लेकिन वो जानते थे कि अगर हमारे देश में हमें एक गवर्नेंस का स्टैंडर्ड तय करना है, एक लॉ एंड ऑर्डर, पूरे देश में इक्वल लॉ एंड ऑर्डर हो, एक जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो। इट्स लाइक, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दूं, कोका कोला का। क्या बिहार में किसी सिटी में जाएंगे, पटना जाएंगे, और वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में कोका कोला पियेंगे और फिर फ्लाइट पकड़ेंगे और फिर आप आएंगे मुंबई, और मुंबई एयरपोर्ट पर या फिर मुंबई के किसी रेस्टोरेंट में आप कोका कोला पियेंगे तो उसका स्वाद एक ही होगा ना? क्या किया कोका कोला ने यहाँ पर? उन्होंने टेस्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि यहाँ पर पिए, वहाँ पर पिए, दुनिया में किसी भी जगह पर पिए, तो कोक का स्वाद जो है वो एक ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत स्वीट देश के हिसाब से प्लस एंड माइनस होता है, लेकिन एक देश के अंदर तो आपको एक ही प्रकार का। तो यही जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। इसी सपने के साथ उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया, और बहुत हद तक आईएएस और आईपीएस सर्विस, ये दोनों सेवाएं जो हैं उसने, ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उसने ये रोल भी अच्छी तरीके से निभाया है। अब हमें ये एक्सप्लोर करना है कि कैसे स्ट्रॉन्ग कमराडरी हो, कैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेस्ट बडीज बन जाए, लेकिन जो चीज़ें देश के हित में है, राज्य के हित में है, उसमें तो सेंट्रल स्टेट के काम करने का तरीका जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। वी नो कि सीबीआई को केज, पैरोट और ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिस्कस की हैं। पुलिसिंग जो है ये स्टेट का, ये राज्य का सब्जेक्ट है, वी डू एग्री, इट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है, जहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस को देखें तो वर्ल्ड के उनमें से एक हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों की चीज़ें प्रोवाइड करता है। और स्टेट जो है वो भी अगर वहाँ पर मीन्स चाहते ही हैं, स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इसमें भी। तो अगर दोनों एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, राइट, दोनों का इरादा एक ही है, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें लेट गो करके अच्छी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। और इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल। छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से इश्यूज नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज और टैलेंट जो है इसका फ्री एक्सचेंज होना चाहिए। और हम सारी चीज़ें डीजीपी पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डीजीपी जो है वो भी सीएम के डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। आर.के. राघवन साहब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं, आई डू नॉट फोरसी एनी चेंज इन दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन द ईयर्स अहेड। ये बातें तो हमने कर ली, लेकिन आने वाले समय में इसमें कोई बदलाव जो है, इतना कोई ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि आर.के. राघवन जो हैं फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं, आईपीएस ऑफिसर थे, एंड उनकी बात जो है वो भी लॉजिकल है। आई डू एग्री विथ हिम कि ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल किसी ने लिख दिया
R.K. राघवन साहब ने लिखा और यहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो कल से ये चीज़ चेंज हो जाएगी। नो, इसको चेंज करने की ज़रूरत डेफिनेटली है। इंडिया रशिया बोनहोमी ट्रिब्यून का यह आर्टिकल है। आपके लिए एक प्रश्न भी है कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। Discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement। कि ये भारत और श्रीलंका जो हैं ये मित्र हैं, तो वैसे ही इंडिया और रशिया जो हैं वो मित्र हैं। और यूक्रेन युद्ध के कंटेक्स्ट में बताइए कि रिलेशनशिप जो है या फिर किस दिशा में चीज़ें जो हैं वो जा रही है एक्सेट्रा, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। अब इंडिया श्रीलंका वाला तो पूछा गया, तो वो रिपीट तो थोड़ी होगा, लेकिन इंडिया रशिया वाला तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो जियोपॉलिटिकल टसल जो चल रही है, यूक्रेन वॉर वहाँ पर जो चल रहा है, और स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या हुआ हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको ही याद करना पड़ेगा उनको। राइट, दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। हमारा दिमाग कैसे काम करता है मैंने बार बार बताया है आपको। जो चीज़ें आपको याद हैं वो चीज़ें, जो चीज़ें आपने समझ ली वो आपको याद ही होगी। हाँ, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो शायद अप एंड डाउन हो सकते हैं कि 24 फरवरी 2022 को अटैक स्टार्ट हुआ या 23 को हुआ या 25 को हुआ, इट्स ओके। इसमें ये अप एंड डाउन चलेगा, उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो डेट्स को फाइनल चेक करने के लिए। समझ की बात है, भारत का क्या स्टैंड रहा, भारत ने कैसे अपने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे थे। राइट, तो कैसे रशिया को कहा कि देखिए अब आप रुक जाइए, थोड़ी सीज़ फायर कर लीजिए, उसके हम हमारे लोगों को बाहर निकाल दें, उसके बाद आप आगे बढ़िए या फिर जो भी आपको करना है, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो रशिया ने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ भारत का झंडा भी लेकर निकलेंगे तो भी उनको कोई टच भी नहीं करेगा। तो ये कैसे हुआ? रिलेशनशिप से। राइट, वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। अगर आप देखें, सोचिए आप, धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आ जाएगी। तो इंडिया और रशिया जो है, उन दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। और ये दिखाता है कि ऐसे मुसीबत वक्त में दोनों देशों की जो स्ट्रेंथ है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है ना। भारत जब युद्ध कर रहा था तो उस टाइम पर रशिया यूएसएसआर था उस समय पर, तो एक अलग प्रकार की मदद जो है वो उन्होंने हमारी की थी। तो ये ऐसा ही होता है, हस्बैंड वाइफ जो हैं लेट्स से, तो शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, लेकिन दोनों में से अगर किसी एक को कुछ हो गया तब पता चलेगा ना कि ये रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ ऐसे ही था या फिर रियली ट्रस्ट और एंड्योरेंस है इसमें। कोई एडवर्सिटी आएगी तभी पता चलता है ना कि जो दोस्त जिनको आप दोस्त मानते थे वो आपके जेन्युइन दोस्त हैं या नहीं है, वो तभी पता चलेगा व्हेन यू आर इन सीरियस ट्रबल। तो यही है यहाँ पर कि अगर ऐसे समय पर भी दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के दोनों के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कोर्डियल है। एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये बता दिया है कि भारत जो है वो तो रशिया से क्रूड मंगवाएगा ही मंगवाएगा, भले वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। भाई हमें डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा है तो हम तो खरीदेंगे ही, हम हमारे देश के बारे में पहले सोचेंगे। आप पहले अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, वैसे हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। और अक्टूबर में तो रशिया जो है वो हमारे देश का नंबर 1 सप्लायर भी बन गया। इसको लेकर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने मीडिया को, अभी ट्यूसडे की बात है, तो मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये भी बताया कि जो रशिया है उनसे हम ऑयल खरीदेंगे, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो बेस्ट एडवांटेज में, हमारे देश के लिए जो बेस्ट एडवांटेज में है, जो मोस्ट एडवांटेजियस है, उस चीज़ को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे ही। यूएसए चाहता है कि भारत जो है वो रशिया से थोड़ा दूर चला जाए, और उनका कहना यह है कि रशिया पर जिन्होंने भरोसा रखा तो वो रिलायबल सोर्स नहीं है एनर्जी एंड सिक्योरिटी का। लेकिन भारत जो है वो क्या चाहता है, भारत चाहता है कि ऑफकोर्स ये इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम रशिया का फ्यूल खरीद कर उनकी मदद कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये प्रॉपर ट्रेड है, राइट। हमें एनर्जी और ये चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही है तो वी वांट इट, लेकिन इसी के साथ साथ वी वांट के दुनिया को भी ये मिले और सप्लाईज जो है उसमें कोई इश्यूज़ ना हो, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। और हम
इतने पुराने मित्र हैं तो हमसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस युद्ध को किसी ना किसी तरीके से भारत जो है वो इसको रोके, एंड लेट्स होप कि भारत ऐसा ही करेगा। व्हाट जस्टिस टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, 2012 का छावला गैंगरेप मर्डर केस है। ये जो निर्भया कांड हुआ उससे कुछ महीनों पहले ही दिल्ली में ये क्राइम हुआ था, और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2012 में ये हुआ था, 2022 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जो लोग थे इसमें 3 डेथ रो के प्रिजनर्स थे, एंड इनको निचली अदालतों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया है, छोड़ दिया है। रीज़न क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ट्रायल है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, और बहुत सारे ऐसे विटनेसेस थे उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि ट्रायल जजेस हैं वो ऐसे पैसिव एम्पायर्स की तरह बैठे रहे उसके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सारी चीज़ें उनके सामने चलती रही और फाइनली वो यस और नो कह दें। ट्रायल जजेस जो है उनका काम है टू मेक श्योर कि पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर है या नहीं, ट्रायल जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, राइट। इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़े लैप्सेस हमें देखने को मिले, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो भी नहीं करवाई गई। वो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि लाइन में ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है और पुलिस पूछती है कि ये था ये था ये था, तो वो वाला तो ये भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से एविडेंस को डिस्कवर किया गया, जिस प्रकार से सैंपल कलेक्ट किया गया, बहुत सारी जगहों पर प्रोसीजर्स जो हैं उनको वायोलेट किया गया इतने इम्पोर्टेंट केस में। मीन्स आप देखिए निर्भया से पहले के जो केसेस थे वो किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किए जाते थे। नो डाउट निर्भया के केस के बाद चीज़ों में एक बदलाव आया है, बट सोचिए मीन्स अभी तो 2022 चल रहा है, अगर हम चाहें तो फिर से इस केस को फिर से रिविजिट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पनिशमेंट जो है वो दे दी, डेथ पेनल्टीज जो है वो दे दी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया है। लास्ट दिसंबर ऐसा हुआ था कि मुंबई हाई कोर्ट ने एक डेथ रो प्रिजनर को एक्विट किया था। अब इस पर इल्ज़ाम यह था कि इसने 2 का रेप किया और 1 का मर्डर किया था। मई महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति था जो डबल मर्डर में था, तो इसको भी छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ एविडेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कलेक्ट किए गए। जो NLU है दिल्ली प्रोजेक्ट 39A, इसका कहना यह है कि 2021 में 33 ऐसे प्रिजनर्स थे जिनको मौत की सज़ा मिली थी, तो इनको एक्विट किया गया है। तो रीज़न इस कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है। ये सारे जो चीज़ें हमें इस केस में देखने को मिली, ये सारी चीज़ों की वजह से ही फिर फाइनली उनको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मिल जाता है। अब सोचिए कि उस परिवार का क्या होगा, उस विक्टिम का क्या होगा, और वो जो एक्यूज्ड है, अगर लेट्स जस्ट इमेजिन कि वो लड़का वो नहीं है, किसी और बेकसूर को वहाँ पर आपने फिट कर दिया पुलिस वालों ने लेट्स से, तो 10 साल के बाद उस व्यक्ति को एक्विट किया जाएगा। उसका पूरा जीवन जो है, उस पूरे जीवन के 10 साल चले गए। अगर कोर्ट में ये साबित हुआ कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर पता चला, और इतने 10 सालों के बाद उस व्यक्ति के 10 साल जो हैं वो वापस कौन दिलाएगा। अभी आई वॉज गोइंग थ्रू सम शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स में मैंने देखा, देखिए मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ तो डोंट थिंक कि सर भी शॉर्ट्स देख रहे तो हम भी शॉर्ट्स देखें, नो। मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ तो कभी कभी आगे पीछे 1-2 शॉर्ट्स होते हैं, तो वो मैं अगर इम्पोर्टेंट हैं तो देखता हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि स्क्रॉल करता जाओ और 2-2 घंटे 3-3 घंटे शॉर्ट्स देखो, नॉट एट ऑल, राइट। मुझे वो सिस्टम एक डेवलप की है, दिमाग की सिस्टम है कि तुरंत ही वो क्लिक मिल जाता है कि ओके यू आर इन सोशल मीडिया, निकलो इसमें से, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये एक अलर्ट सिस्टम अब हो गई है, इट्स अ गुड थिंग, डेवलप की है। तो व्हाट्स द नेम ऑफ द हीरो, जॉनी डेप, राइट, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के जो हीरो हैं, इज अ वंडरफुल एक्टर। तो उनको जब पूछा गया कि उनकी मिसेस ने, उनकी जो वाइफ थी, तो ये आरोप लगाया कि उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, उनको फिजिकली टॉर्चर किया है। केस जो है वो जॉनी डेप जीत गए इस केस को, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो उनको जब पूछा गया, कोर्ट में ही आई थिंक पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं अब जीऊँगा तब तक ये टैग जो है वो हमेशा मेरे पर रहेगा। अमेरिका जैसी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि हमेशा जो है मीन्स जब तक मैं मरूंगा नहीं, मरने के बाद भी लोग जब मुझे याद करेंगे तो कहेंगे कि चलो इसके साथ ये हुआ था। कुछ लोगों ने ये मान ही लिया है
कि जॉनी डेप जो है वो अपनी बीवी को मारता था और अपनी बीवी को सेक्सुअली टॉर्चर करता था। कोर्ट में पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो लोगों ने मान लिया वो तो मान ही लिया ना। उनको आप उनका उनका मीन्स ओपिनियन कैसे चेंज करेंगे? ऐसे व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया है। तो अब सोचिए कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसके साथ कितना, मीन्स उसने कुछ नहीं किया और उसके साथ ये हो रहा है, उसको सारी चीज़ों से भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है वो थोड़ी हम उनके साल और ये जो टैग उनको लग गया तो उसको वो थोड़ी हम हटा पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के जीवन जो है वो इस प्रकार से बर्बाद हो जाते हैं और संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया इनको, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि दोस्तों जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी वो जो उनकी जवाबदेही जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करनी चाहिए ना। क्या किसी ने इस 19 साल की उस किशोरी की हत्या नहीं की? ऑफकोर्स की है। क्या किसी ने उसके साथ ये सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया? ऑफकोर्स किया, किसी ना किसी ने तो किया है। तो फिर वो लोग कहां पर हैं? अगर ये 3 लोगों को छोड़ दिया गया है तो वो लोग कहां पर? ये एक प्रश्न उठना चाहिए। और जो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, जो लोग इसमें शामिल थे, क्या उनकी सैलरी कट नहीं होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो फिर आप क्या काम किया? आप पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो, कहीं पर क्राइम हो गया, कोर्ट में आपने जैसे तैसे एविडेंस दे दिया, कोर्ट में से वो व्यक्ति जो है वो छूट गया, तो फिर ऐसी चीज़ें तो चलती ही रहेगी। तो फिर काम करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर ऐसे लोगों में दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वो कौन सी सीरियल आती थी बचपन में हम देखते थे, वो विक्रम वेताल। विक्रम वेताल में एक बहुत ही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्या था, कि मर्डर केस ही था कुछ। तो राजा के पास 4 लोग जाते थे, 4 लोग गए, 4 जो मर्डरर्स थे वो गए। एक था शूद्र, एक था वैश्य, एक था क्षत्रिय और एक था ब्राह्मण, राइट। तो ये चारों के चारों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति की हत्या की थी, ऐसा कुछ था। अब जब सज़ा की बारी आई कि कितनी सज़ा किसको मिलनी चाहिए, तो जो शूद्र था तो उसको लेट्स से 1 साल की सज़ा दी गई कि 1 साल जेल में रहेगा ये। फिर जो वैश्य था उसको लेट्स से 2 साल की सज़ा दी गई। फिर जो ब्राह्मण था उसको लेट्स से 5 साल की सज़ा दी गई। और जो क्षत्रिय था उसको मौत की सज़ा दी गई, राइट, उसको डेथ पेनल्टी दी गई। तो पूछा कि मुझे क्यों? तो बहुत ही सिंपल, मीन्स जो राजा है उसने कहा कि ये जो एक प्रश्न पूछा गया था तो उसका आंसर ये था कि भाई उसको ही मौत की सज़ा क्यों दी गई क्षत्रिय को? बिकॉज उसका काम जो था एज पर जो 4 डिवीजन थे, तो उसमें क्षत्रिय जो था उसका काम क्या था? क्षत्रिय का काम यह था कि वो रक्षा करे, वॉज द प्रोटेक्टर, पुलिस और मिलिट्री की तरह। तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सबसे बड़ी सज़ा उनको ही होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करती है। और अब ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है, तो वी नीड टू डिग रियली डीप इनटू इट कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय जो है वो हुआ है। और जेसिका लाल मर्डर केस में, हत्याकांड में जैसे फिर से री इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, ऐसे इस केस में भी ऐसा करवाया जा सकता है। और 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सुनाया था और 8 साल लग गए दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने में। तो इतनी देरी भी हो रही है तो फिर न्याय का क्या मतलब? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है, इज़न्ट इट? सो ये सारी बातें थी आज की हमारे डिस्कशन में। वीडियो पसंद आया हो तो यू नो इट वेरी वेल, राइट। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब क्यूरियसली एजुकेशन। फिर जल्दी मिलूंगा आपको, जो बाकी के हैं वीडियोस वो बैकलॉग खत्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। मिलते हैं, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।